Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सवाशी और मैं हूं सादिया खौस। तो जनाब, आज है पीर का दिन और 10 जुलाई, और 10 जुलाई डेफिनेटली सियासी हलकों के लिए, हुकूमत के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि आज JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और लेट्स सी के क्या होता है। तो थोड़ी सी बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के ऊपर, बल्कि आपको बताते चलें कि आज का हमारा पूरा शो ही हम JIT के हवाले से करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो JIT के हवाले से, उसके बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको बताएं कि 11.5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो खुफिया दस्तावेज़ात थी, ये बनाई थी मोज़ैक फ़ोनेस्का ने। और आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ी मुशावरती फॉर्म है, बहुत बड़ी मुशावरती कंपनी है, और ये पनामा में कायम है, और इसके 40 से ज़ायद दफातर मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो जब ये इशू हाईलाइट हुआ, तो किस तरीके से ये इशू हाईलाइट हुआ, इस कंपनी ने जर्मन अखबार को, एक नामालूम शख्स ने कॉल किया और उसने कहा कि मेरे पास इस कंपनी के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। और फिर उसके बाद जर्मन अखबार ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए ICIJ को, और ICIJ वो सहाफती तंजीम है जिसने इससे पहले भी ऑफशोर लीक्स, लक्स लीक्स और स्विस लीक्स पर काम किया हुआ है, और उसके बाद पूरी दुनिया से 400 से ज़ायद सहाफियों ने इसमें हिस्सा लिया, इसकी तहकीकात में हिस्सा लिया। और यही नहीं बल्कि इतने ताउन को, आलमी तौर पर तहकीकाती ताउन को सराहा गया, जिसमें BBC की टीम भी शामिल थी, द गार्जियन भी शामिल था, और इसके अलावा आपको बताएं कि फ्रांसीसी अखबार लामोन भी शामिल था, और इसके अलावा अर्जेंटाइन का एक अखबार भी शामिल था। बहरहाल 12 महीने की जद्दोजहद के बाद, तहकीकात के बाद ये साबित हुआ कि जी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, वो बिल्कुल रियल हैं। तो फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जर्मन अखबार ने, इसको कंपोज किया और एक रिपोर्ट मुरतब की। इस जर्मन अखबार में जब ये रिपोर्ट मुरतब की गई तो पूरी दुनिया में जहां हलचल थी, वहीं इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ा, पाकिस्तान के सियासी हलकों पर भी पड़ा, और खास तौर से हुकूमत पर भी पड़ा। जब ये स्कैंडल सामने आया तो डेफिनेटली अपोजिशन जमातों की जानिब से शोर मचाया गया, प्रेशर डाला गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शरीफ खानदान इन तमाम चीज़ों की सफाई पेश करें। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक सिलसिला चला, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा खिताब किया, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचा कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम तश्कील दी गई, जिसने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी। जी बिल्कुल, सबा ने जहाँ तक स्टोरी सुनाई, आपको ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ी ये बताती हूँ कि नवाज शरीफ का नाम था, नवाज शरीफ का एग्जैक्टली नाम डायरेक्टली नहीं आया था, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम इसमें था पनामा पेपर्स में, और तहरीके इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर काफी ज्यादा इशू उठाया गया और कहा गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हमने दुनिया भर में देखा था कि जहां जहां पनामा पेपर्स के हवाले से जिन लोगों के नाम आए थे उनके खिलाफ तहकीकात की गई थी। बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे थे जिन्हें रिजाइन करके घर जाना पड़ा था, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्हें रिजाइन करके घर जाना पड़ा था। लेकिन हमने पाकिस्तान में देखा कि इस तरह का कोई भी तहकीकात नहीं हुई, इस तरह का कोई फैसला किसी की जानिब से नहीं लिया गया। लिहाजा ओपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इस पर तहकीकात करने का मुतालबा किया, लेकिन उस हवाले से हुकूमत की जानिब से बहुत सी हमने देखा क्लेरिफिकेशन दी जाती रही। बिलाखिर फिर यह हुआ कि नवाज शरीफ ने आके कौमी असेंबली में पूरा एक खिताब में अपने जितने भी अपने असासजात थे और जो भी उनके हवाले से बातचीत की गई थी पनामा पेपर्स में, उस तमाम को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के साथ हो गई और सारी ओपोजिशन ने मिलकर फाइनली फिर यह डिसाइड हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसके बाद 7 मई को JIT तश्कील पाई, और 6 रुकनी ये JIT जो है आज वो सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि 10 जुलाई को 62 दिन की पूरी जद्दोजहद के बाद, बिला नाका काम करने के बाद, आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा कराने जा रही है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर कि अखबारात में आज क्या है। जी
आज जितना भारी दिन है उतना ही भारी पेपर भी मुझे लग रहा है, न्यूज़पेपर भी काफी भारी है और बड़ी बड़ी खबरें इसमें शामिल हैं। अच्छा, जो पहली लीड है वो क्या है? इंतजार खत्म, जेआईटी रिपोर्ट आज पेश करेगी। नून लीग के खदशात, अपोजिशन की तवक्कात, सुप्रीम कोर्ट एसईसीपी रिकॉर्ड टैंपरिंग पर भी गौर करेगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त है। तो जनाब वही बात जो जेआईटी के हवाले से ओवरऑल हम अभी कर रहे थे कि आज बड़ा दिन है, 10 जुलाई है और लेट्स सी कि क्या होगा। वैसे ओवरऑल इससे पहले भी हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं कि आज कोई फैसला नहीं आने वाला है। आज एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी जेआईटी की जानिब से और उसके बाद फिर लेट्स सी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो लार्जर बेंच तश्कील देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूदा बेंच के साथ में ही सवाल जवाब करती है या फिर इस मसले को इम्पोर्ट करती है। तो उसी हवाले से यहाँ पर जेआईटी के हवाले से, उसके नतीजे के हवाले से, उसकी रिपोर्ट के हवाले से लीड लगाई गई है। जी जॉन में हमारे पास सबसे पहली खबर वही है, सबा जेआईटी सबमिट्स पानामा प्रोब रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टुडे। और आज होने क्या जा रहा है ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश होगी और सामने तीन रुकनी जो बेंच है वो क्या आगे से बताता है इस रिपोर्ट के हवाले से, आज बताता भी है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और इसके साथ साथ आपको बताएं पीएमएलएन के हवाले से, पीएमएलएन के हवाले से भी इसमें ये मेंशन किया हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा काफी ग्रैंड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुस्लिम लीग नून ने अपनी बातों से, अपने बयानात से, अपनी स्टेटमेंट से तकरीबन इस हद तक बात जो है वो सामने कर दी है कि जेआईटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उनको उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। साद रफीक ने भी गुज़िश्ता रोज क्लियर अल्फाज में ये बात कही है कि जो रिपोर्ट पेश होने जा रही है यकतरफा है, जानिबदार है, लिहाजा इसके ऊपर इसको तस्लीम करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। साद रफीक का आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि कल बहुत ज्यादा उन्होंने जज्बाती खिताब किया है, फारसी शेर भी पढ़ा, उर्दू शेर भी पढ़ा और उनके कारकुनान के साथ उन्होंने काफी नारेबाजी भी की और काफी हाईलाइटेड रहे ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी और ऑफ कोर्स टीवी पे भी। अच्छा, दूसरी लीड उठा लेते हैं। दूसरी जो लीड है वो जेआईटी के हवाले से ही है। जेआईटी वज़ीर आज़म को नहीं, इनके बेटों को कसूरवार पाया। शरीफ खानदान ने दुबई, कतर, जद्दा, लंदन मनी ट्रेल के सबूत फराहम नहीं किए, लेकिन जेआईटी ने इसे हसन और हुसैन से जोड़ दिया है, ऐसा दावा कर रहे हैं जराए। तो लेट्स सी ये जराए कितने ठीक हैं कितने नहीं हैं तो आज पता चल जाएगा कि क्या होता है। और अगर दूसरी लीड में शामिल करूं तो वह है कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क नाम ईसीएल में डाला जाए, ऐसा कहते हैं इमरान खान। इमरान खान ने भी कल प्रेस ब्रीफिंग की थी और प्रेस ब्रीफिंग में उनका यही कहना था कि नून लीग को बेसिकली शायद पता चल गया कि उनके साथ क्या होना जा रहा है। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं बुखला को भी कहता हूं और मैं सिविल सोसाइटी को भी कहता हूं, कॉल दे रहा हूं, तैयार रहें। अगर वो लोग नून लीग सुप्रीम कोर्ट या अदालत का फैसला नहीं मानते हैं तो डेफिनेटली फिर एक बड़ी कॉल दी जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। इसी हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जो है उनका नाम ईसीएल में डाला जाए। जी डॉन के मेट्रो पेज पे जो अहम खबर जो सबसे पहले हमारे सामने आती है वो है गुज़िश्ता रोज होने वाले PS 114 के जो हुए हैं इंतखाबात उसके हवाले से। और पीपल्स पार्टी सईद गनी, इनसे पहले इस हल्के में इनके फादर उस्मान गनी जीतते रहे हैं। और सईद गनी को अगर हम बात करें तो कल काफी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि ये मेरा हल्का है और मैं यहीं से जीतूंगा और हुआ भी वही। कहा जा रहा था नाकदीन की जानिब से कि बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। और वही सईद गनी एक दफा फिर वहां से पीपल्स पार्टी एक दफा फिर PS 114 से जीतने में कामयाब हुई, मुत्तहदा रनर अप रही। और मुत्तहदा की जानिब से फारूक सत्तार की जानिब से ये कहा गया धांधली हो रही थी, हमने प्री पोल रैगिंग की भी निशानदेही की थी लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ गिरफ्तारियां की गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम जो नताइज आए हैं उन्हें तस्लीम करते हैं। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा, पीटीआई के हवाले से हम बात करें तो इमरान इस्माइल वहां पर मौजूद थे, आरिफ अलवी वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले हमने देखा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हल्के का दौरा किया था और वो काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आते थे बातों से। लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि उनकी जानिब से एक दफा फिर वो इल्जाम लगाया गया कि धांधली बहुत ज्यादा हो रही है, लिहाजा यहां से जीतना मुश्किल है और वही होगा जो हुकूमत चाहती है। चले जी, धांधली भी बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ये चाय गिर ना जाए तो मैं कप यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, अगली जो लीड है वो मैं सोच रही थी कि अगली लीड कौन सी पढ़ूं, कोई इंटरेस्टिंग लीड हो, लेकिन मजाल है कि आजकल खबरों में कोई इंटरेस्टिंग लीड आ जाए। अच्छा, शॉर्ट न्यूज में शामिल करती हूँ और यह है कि डॉलर की कीमत में इजाफा, गवर्नर स्टेट बैंक को तहकीकाती रिपोर्ट 10 रोज में जमा कराने की हिदायत। और एक और जो खबर है वो है कि वही वाली बात जो साद रफीक ने जो कल खिताब किया उस पर असद उमर ने जो है वो जवाब दिया है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए। मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया, जबकि जाली शेर की धमकियों से इस तरह के जितने भी खिताबात थे, इस तरह के जितने भी स्लोगन्स थे उनका जवाब दिया गया। ट्विटर पर सर जंग जारी रही जिसका जवाब असद उमर ने भी दिया। और दूसरी जो न्यूज है वो है कि मौसम की खराबी के बायस वजीर आजम का आज दासू कोहिस्तान का दौरा मुलतवी हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मौसम के हवाले से आज कराची शहर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रही और मौसम की खराबी की बायस वजीर आजम नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी जो खबर है वो है भारत के हवाले से, शहरी आबादी को निशाना बनाने वाली 2 भारतीय चौकियां तबाह, 4 फौजी हलाक।
तो ये तो थी जी आज की खबरें। और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड्स हैं वो है एसबीपी गवर्नर आस्क्ड टू इनिशिएट इंक्वायरी इनटू रूपी प्लान और जीआईटी टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट टुडे। तो वही जीआईटी के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से जी बिल्कुल, एक्सप्रेस में भी यही है, मेन लीड जीआईटी की है और इसके अलावा फिर नून लीग की जानिब से जो बयानात सामने आते रहे हैं और इमरान खान की जानिब से जो आज मना कर दिया गया है कि हमारे कोई भी कारकुनान या फिर हमारी कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और मुशावरती इजलास आज उनका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पानामा पेपर्स की बात हो रही है तो आपको बताएं कि पानामा पेपर्स की तहकीकात के लिए कायम 6 रुकनी जीआईटी आज हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी और जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नासिर काजमी। जी नासिर काजमी, गुड मॉर्निंग। आज इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है, आज जीआईटी कितने बजे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश करने वाली है? जी गुड मॉर्निंग सादिया एंड सबा। बिल्कुल आज इंतहाई अहम दिन है इस्लामाबाद का। एक मुसलसल जो एक अनारकी सिचुएशन रही और मीडिया की जीनत बनती रही ये खबर, जीआईटी की कार्रवाई, जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन, जीआईटी की पेशियां, आज उन तमाम चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करने का दिन है। आज जीआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत उज़्मा में पेश करेगी। ये तो जो नॉर्मली आज जो सिचुएशन नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो अनयूजुअल सीन्स हैं, कुछ रेंजर्स के दस्ते भी यहाँ पर तैनात हैं रेड जोन के अंदर, पुलिस की भी बारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है और हर जो पिकेट्स हैं जो रेड जोन की तरफ आती हैं उन पर भी आज मामूल की चेकिंग से कुछ ज़्यादा जो है वो चेकिंग हो रही है। जिस गाड़ी में 2 से ज़्यादा अफराद सवार हों उसको रोक लिया जाता है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो रेड जोन के अंदर ना पहुंच सके। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रहा है वो यकीनी तौर पर बड़ा अहम है। जो जीआईटी की रिपोर्ट है वो पेश हो जाएगी और उसके साथ साथ निहाल हाशमी के हवाले से भी जो कुछ चीजें हैं वो भी सामने आएंगी। आज उन पर फर्द जुर्म आयद होने का नासिर काज़मी, कोई वक्त दिया गया है कि कितने बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी? जी सादिया 1 बजे का टाइम है और यकीनी तौर पर जब पिछली हियरिंग्स में हम देखते रहे हैं कि 1 बजे के ही टाइम के ऊपर ये समाअत शुरू होती रही है, क्योंकि इससे पहले अदालत ने बाकी मुख्तलिफ केसेस होते हैं उनको निपटाना होता है और 1 बजे का टाइम जो है वो जब से ये जीआईटी का तश्कील हुई है उसमें मोस्टली 1 बजे ही समाअत शुरू हुई है, तो 1 बजे तक ही ज़्यादा एक्टिविटी शुरू होगी। जो देखा जाएगा कि क्या किस तरह आज लोग यहाँ पर अप्रोच करते हैं। कल चांसेस थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी शायद आए, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दी कि वो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। तो ओवरऑल जो आज जो फोकस है वो सारा जीआईटी के ऊपर है। अब देखना है कि आज जो रिपोर्ट पेश होती है उस पर अदालत किस तरह मुतमईन होती है और फिर आगे फर्दर एक्शन क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल, सबको इंतजार है कि फर्दर एक्शन क्या होगा। नासिर काज़मी अपडेट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे, यहाँ मौजूद हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानेंगे कि क्या सियासी गहमा गहमी हो रही है, क्योंकि आज जीआईटी की रिपोर्ट भी पेश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए कि आज तो लाहौर शहर में बड़ी सियासी गहमा गहमी होगी, क्या कोई कैंपेनिंग, कोई नारेबाजी, किसी किस्म की कोई साथ में कोई कैंपेन नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आज क्योंकि बड़ा दिन है सियासतदानों के लिए, क्योंकि आज जीआईटी जो है वो रिपोर्ट पेश करने जा रही है। उसके हवाले से लाहौर में यकीनन बहुत बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने जो उनके दफातर हैं वहाँ पर तकारीब भी मुनक्कद कर रही हैं और स्पेशली वो पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि वो आज कल का वो जो अपना एक PS 114 में जीत भी गई है, तो विक्ट्री के लिए भी आज दीगर जो जिले उनके दफातर हैं वहाँ पर भी तकारीब मुनक्कद की जा रही हैं और वहाँ पर यकीनन विक्ट्री स्पीच भी होगी। और मेन जो तकरीब है वो पंजाब हाउस लाहौर में होगी, जहाँ पर कमर जमान कायरा जो है वो यहाँ पर आएंगे और वो खिताब करेंगे और खिताब में यकीनन उनकी विक्ट्री स्पीच होगी। और विक्ट्री स्पीच इस वजह से भी होगी क्योंकि एक तो जीआईटी की रिपोर्ट भी होगी और दूसरी तरफ से उनकी जो जीत है उसके ऊपर बयानबाजी जरूर, शोला बयानबाजी जो है वो जारी की जाएगी। और आज यकीनन जो आज जीआईटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो नहीं, लेकिन जमात इस्लामी और बाकी जो दीगर जमातें हैं वो अपने अपने जो दफातर हैं वहाँ पर एक तो सारा दिन टीवी के सामने भी बैठे रहेंगे और वो सुनते रहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रिपोर्ट में क्या कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में भी सुना जाएगा। और उसके बाद ही यकीनन कोई अहम तकरीब जो है वो भी मुनक्किद की जाएगी और उसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है जैसे ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके बाद यकीनन नजर आएंगी हमें अहम लीडर्स की जो स्पीचेस हैं वो नजर आएंगी। और अगर
अगर मैं बात करूं यहाँ पर मजीद इवेंट्स की, तो मजीद इवेंट्स में यहाँ पर शर्जील खान जो है वो आज फिर ट्रिब्यूनल के सामने अपना आज जवाब दायर करेंगे। लास्ट जो उनका जो ट्रिब्यूनल के सामने वो पेश हुए थे उसमें भी ठीक हुमा भट्ट हमें तफसीलन बता रही थी। और ना सिर्फ सियासतदान, आज बड़ा दिन है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हमारे जितने रिपोर्टर्स उनको कवर करते रहे हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जैसे हमने हुमा भट्ट को देखा। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट हमें लाहौर से अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं अब कराची का, और कराची में जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान बताइएगा, शहर कायद में आज क्या समाजी और सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ लाइनअप है, और PS 114 के हवाले से भी जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन हुआ है वो काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई। जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो शुरू के एक घंटे में ही काफ़ी झगड़े देखने में आए, और बल्कि एक उम्मीदवार को मारा भी गया था। मुख्तलिफ जो दूसरी तंजीमें थी, जो दूसरी पार्टियां थी, उनकी जानिब से ज़दोको किया गया था। और पूरा दिन ही ये शिकायतें मिलती रही थी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कि धांधली की शिकायतें हर पोलिंग स्टेशन से तकरीबन आ रही थी। सिर्फ कुछ ही ऐसे पोलिंग स्टेशन थे कि जहाँ पर नॉर्मल रूटीन में पोलिंग हो रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रहा वो चनेसर गोट का पोलिंग स्टेशन थे, जो उस इलाके के पोलिंग स्टेशन थे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा झगड़े हुए। वहीं पर ही सबसे ज़्यादा सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भी वहाँ पर विजिट किया गया। और इसके अलावा मीडिया की काफ़ी कवरेज चनेसर गोट के इलाके में ही देखने में आई। एक हल्का था तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा मीडिया का वो पूरे हल्के में ही था, लेकिन चनेसर गोट पूरा दिन ही वहाँ पर झगड़े होते रहे और इस तरह के मामला देखने में आए। हर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धांधली की शिकायत भी बिल्कुल सही कह रहे हैं वकास खान। PS 114 के हवाले से धांधली के इल्जामात दोनों जानिब से लड़ी सियासी पार्टीज यही कहती रही कि हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, और जो हाईलाइटेड एरियाज थे वो आजम बस्ती और चनेसर गोट ही थे। बहुत शुक्रिया आपका वकास खान, आपने अपडेट किया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि JIT की रिपोर्ट आज आ रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसी रोज दासू पावर प्लांट के इफ्तिताह का भी ऐलान किया था, ताहम अब ये दौरा खराबी मौसम की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। तर्जुमान वजीर आजम हाउस का कहना है कि जिला कोहिस्तान के दौरा खराब मौसम के बायस मुलतवी कर दिया गया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ रिव्यू की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम के दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दौरा था पावर प्लांट के हवाले से, जो कि मनसूख हो गया है। लेट्स सी कि अब दोबारा कब वजीर आजम इसका स्केड्यूल प्लान करेंगे। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान मार लिया है, और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सईद गनी ने MQM के कामरान टिसोरी को 5000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। जी हां, पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने 23,840 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि MQM के कामरान टिसोरी 18,106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तीसरी पोजीशन नून लीग की और 5,098 वोट के साथ चौथी पोजीशन तहरीके इंसाफ की रही है। लिहाजा कोई अपसेट नहीं हो सका है। जी हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सईद गनी रेंजर्स पर इतने इल्जामात लगा रहे थे, अब क्या कहेंगे। और MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने PS 114 के ज़िमनी इंतखाब को धांधली ज़दा करार दे दिया, ताहम उन्होंने नताइज कबूल किए और 2018 के इलेक्शन की तैयारी का ऐलान भी कर दिया है। बहादुराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने हल्के के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। MQM के उम्मीदवार कामरान टिसौरी ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को RO इलेक्शन बना दिया है, और हमने देखा दोनों जानिब से ही गर्मा गर्मी रही। बार बार कामरान टिसौरी हो या सईद गनी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। और शो में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं इस टॉप स्टोरी के हवाले से, जो कि है पनामा मुकदमे के मुतालिक, और इसका एक और मरहला मुकम्मल होने पर कतरी शहजादे के खत का चर्चा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत ने शरीफ खानदान के लंदन फ्लैट्स का मनी ट्रेल बनने वाले कतरी खत के राकिम हमद बिन जासिम का बयान कलम बंद हुए बगैर JIT की तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया है। कतर के साबिक वजीर आजम और शाही खानदान के रुकन हम्माद बिन जासिम का पनामा केस में नाम उस वक्त सामने आया जब शरीफ फैमिली के वकला की जानिब से गुज़िश्ता बरस नवंबर में उनका खत पनामा केस की समाअत करने वाले लॉर्जर बेंच में पेश किया गया। कतरी शहजादे का दूसरा खत जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच में पेश किया गया। हम्माद बिन कासिम ने अपने दोनों खतूत में लंदन के मे फेयर फ्लैट्स की मलकियत वजीर आजम के साहबजादों को देने का बयान दिया था।
कतरी शहजादे ने अपने खत में शरीफ खानदान के साथ कारोबारी ताल्लुक का इकरार तो किया था, लेकिन इसमें भारी रकूम भेजने की कोई मुसद्दिका दस्तावेज पेश नहीं की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस खत को कानूनी शहादत की हैसियत नहीं दी थी। पनामा केस में अदालत की तश्कील करदा JIT ने हम्माद बिन कासिम को बयान कलमबंद कराने के लिए उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी, जिस पर कतरी शहजादे ने इनकार करते हुए JIT अरकान को दोहा आने का कहा। मुश्तरका तहकीकाती टीम और कतरी शहजादे के दरमियान मुतादिद राब्ते हो चुके हैं, तहम मामला अब तक जूं का तू है। JIT हॉट स्टोरी बनी हुई है। अखबारात के एडिटोरियल्स में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज गुड टू सी हियर। एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपने हमें ज्वाइन किया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये बताएं आपने हमें कितना मिस किया? मैंने आपको इतना ही मिस किया है जितना नवाज शरीफ कतरी शहजादे। होए बिल्कुल हुसैन, नवाज तो लंदन पहुंच गए, दुआ में भी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा अनवार हाशमी साहब, एडिटोरियल आज क्या लिख रहे हैं? JIT के हवाले से ओवरऑल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो पूछना ही बेकार है ना कि जी क्या होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने और उसके फैसले जाने। लेकिन मुझे जो एक क्वेश्चन बार बार जो है वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, वो ये करता है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जी अगर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम फैसले को नहीं मानेंगे। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? मामला तूल पकड़ेगा? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि पहले तो मैं अपने सेगमेंट को लेके चलूंगा आपकी बात से कि उर्दू के अखबारात के उर्दू के जो अखबारात हैं उन्होंने ज्यादातर JIT पे एडिटोरियल लिखे हैं, जबकि इंग्लिश के अखबारात की परसेंटेज JIT के एडिटोरियल पे बहुत कम रही है, क्योंकि आज सिर्फ रिपोर्ट पेश होनी है, ना कोई डिसीजन आना है। अब जहाँ तक बात है कि अभी चूंकि JIT की रिपोर्ट तो अफशा नहीं हुई, लेकिन JIT का जितना प्रोसेस हुआ है उसमें सियासतदानों ने ये किया है कि एक दूसरे को बेनकाब कर दिया है, चाहे वो अपोजिशन थी या गवर्नमेंट थी। उन्होंने इनके असासे भी जाहिर कर दिए, इनकी जाती लाइफ को भी जो है वो उछाल दिया है। तो JIT जो पॉलिटिकल थी उन्होंने तो एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया है। अदालत में अभी चीजें सामने आनी बाकी हैं। तो इस तनाजुर में और एडिटोरियल्स में जो है ये लिखा गया है कि JIT की रिपोर्ट के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सियासी जंग शुरू होगी या अदालती जंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि इसके अंदर कई क्वेश्चन मार्क्स हैं। खासतौर पे एडिटोरियल ने इस बात पे जरूर लिखा है कि आईनी हवाले से अदालत ही ये वजाहत करेगी कि हुक्मरान लीग ने जो मुतालबा किया है कि कतरी शहजादे के बयान के बगैर JIT की रिपोर्ट को कबूल नहीं किया जाएगा, तो ये अदालत इसको किस तरह से मुतमिन कर पाएगी। तो इदारियों ने ये वाइंड अप किया है कि अब अदालत की जिम्मेदारी है कि JIT की जो शफाफियत है, मेरिट के मुताबिक अगर उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की है तो वो हालात को संभाल लेगी, और अगर मेरिट को नजरअंदाज किया तो एक नए बहरान का सामना होगा। ये है ब्रीफ इन इदारियों का। ठीक। अच्छा अनवार हाशमी साहब, डेफिनेटली आपने ब्रीफ किया कि ये होने वाला है और इस तरीके से सियासी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। डेफिनेटली अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तौर पर शुरू से ही जोर दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफा दें ताकि फेयर ट्रायल मुमकिन हो सके। अगर JIT की रिपोर्ट हुकूमत के कुछ खिलाफ आती है तो फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर इनके हक में आती है तो फिर आप अपोजिशन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों सूरतों में बहरान नजर आ रहा है। अगर तो नवाज शरीफ इस केस में गिल्टी नहीं होते तो अपोजिशन जो है वो एक अपनी तहरीक का ऐलान करेगी और जिसमें वो ये जाहिर करेगी कि JIT के अरकान को हुक्मरान लीग ने दबाव का शिकार किया है, जिसकी वजह से वाज़ेह रिपोर्ट नहीं आ सकी। और अगर हुकूमत के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ, वो अगर नायल होते हैं तो यकीनन वो भी एक बुरान की सूरत होगी, और वो एक तो अपनी पावर शो करेंगे सड़कों पे, और दूसरा वो अदालतों में इसको चैलेंज भी करेंगे, और फिर एक लंबा प्रोसेस होगा। तो पोस्ट JIT सिनेरियो ये नजर आ रहा है। सही। अनवार हाशमी, हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यही होगा। इस रिपोर्ट अगर पेश हो जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज या कल जब भी पेशी में या जब भी समाअत के दौरान कोई भी फैसला सामने आता है, दो ऑप्शन सामने आ रहे हैं जिसका जिक्र आपने भी किया। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन ज्यादा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात काफी ज्यादा इनसिक्योर नजर आ रही है। देखिए, इसके लिए मुख्तसर तौर पे पहले केस की नोयत देखनी चाहिए ना।
दोनों सूरतें तो जो मैंने कहा है वो तो होनी है, उन दोनों सूरतों को बचा सकती है, उस दोनों सूरतों को जो है वो बेंच बचा सकता है कि इसको मजीद प्रोसेस को जो है वो आगे ट्रायल की तरफ भेजे और मुख्तलिफ कोर्ट्स की तरफ भेजे, तो फिर एक दोबारा उम्मीद पैदा होगी और दोबारा अदालतों की तरफ जाना पड़ेगा, वरना एक लंबी डिटेल है। और बेसिकली इस इशू को अगर समझना हो तो केस की नोयत 2 लाइनों में जरूर समझनी होगी कि केस था क्या। हाँ, इतना बड़ा बुरान जो है 1 साल और 3 महीने तक ये प्रोसेस हुआ है। अच्छा अनवर हाशमी, उसके बाद भी तो बहरान होता नजर आ रहा है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अगर ये ऑप्शन होता है तो भी बहरान नजर आ रहा है, अगर ये ऑप्शन होता है तो भी बहरान नजर आ रहा है। हम तो अवाम है, 1 साल से यही मसाइल देख रहे थे, सारे मसले हमारे पीछे गए थे और JIT सामने आई हुई थी, पानामा सामने आया हुआ था, तो वो तमाम जाया हो गया। देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी गलती हुक्मरान मुस्लिम लीग की है, जो कि एक मामूली केस को पॉलिटिकल तरीके से हल नहीं कर सका। आप देखिए, लोगों को ये आप बताएं कि केस क्या था। ना तो केस करप्शन का था, ना ही केस लूटमार का था। 2 बच्चों का एक फ्लैट था जिसमें अपोजिशन ने ये कहा है कि इस फ्लैट का जिक्र एक बतौर MNA जो नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा है उसके जो फॉर्म फिल किए गए थे इलेक्शन कमीशन में, इस प्रॉपर्टी का उसमें जिक्र नहीं है। ये बात थी और वो प्रॉपर्टी इतनी पुरानी थी जिसकी वजह से इसको बयानात में, तकरीरों में जो है वो करप्शन का केस बनाया गया है। तो मुस्लिम लीग नून की, हुक्मरान लीग की ये कमजोरी है कि इसको पॉलिटिकल तरीके से आपस में बैठ के हल नहीं कर सका और जो गलत बयानियां होती रही हैं बयानात में, तो बुरान इस सतह तक पहुंच चुका है। और ये बुरान अपोजिशन को तो चाहिए 2018 के इलेक्शन का जवाब बनाने के लिए, और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो क्लियर हो, वरना 2018 के इलेक्शन में वो डिस्टर्ब होगी और अगर वो क्लियर हो गए तो फिर PTI को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ भी कहना जो है ना वो कबलस वक्त है कि क्या होगा, लेकिन आपकी बात को ही मैं कोट करूंगी कि जो जैसे कि आपने कहा कि करप्शन की तो कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई ऐसी करप्शन साबित नहीं हुई, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जो फ्लैट्स हैं वो करप्शन के पैसों से हैं? तो इसका तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अच्छा, अगर बात करें ओवरऑल शरीफ फैमिली के हवाले से, तो जिस तरीके से उनका स्टांस है, जिस तरीके से वो तकारीर करते हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफा इस तरह का कोई वाकया होने जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 19वें या 18वें ग्रेड के ऑफिसर के सामने वो और उनकी पूरी फैमिली जाके सवालनामों के जवाब दे रही है, तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? अगर तो शरीफ खानदान क्लियर होकर निकल जाता है तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में फिर बड़ी इनकी पोजीशन जो है स्ट्रांग हो जाएगी? देखिए, इनके बयानात और जो आखिरी 2 दिन का रिएक्शन है उससे ये वाजे हो जाता है कि जो बंद कमरे में जाके बयानात और अपने कागजात जमा करवाते हैं, अगर वो कागजात वो जमा करवा चुके होते तो वो खामोशी इख्तियार करते। इसका एक चीज तो वाजे हो गया कि मनी ट्रेल को प्रॉपर तरीके से वो बंद कमरे में जमा नहीं करा सके। अब वो अदालत पे या मुख्तलिफ तरीकों से ये प्रेशर डालना चाहते हैं कि टेक्निकली ये फ्लैट इतना बड़ा इशू नहीं है, अदालत उनको कोई रास्ता दे ताकि हुकूमत बुरान का शिकार ना हो। तो बज़ाहिर तो ये वाज़ेह होता है कि जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी पेपर जमा करवाने की वो पूरी नहीं हुई। अगर पूरी होती तो कतरी शहजादे के बार बार बयान रिकॉर्ड करने का मुतालबे की जरूरत ही पेश नहीं आती। तो इसका मतलब है डिपेंड कर रहे थे कतरी शहजादे पे। और सॉरी, आखिरी बात ये है कि कतरी शहजादी के घर टीम क्यों नहीं पहुंची, ये आईनी माहिरीन बताएंगे कि वो कौन से आइन की शिक मौजूद है जिसके तहत अदालत या JIT मेंबरान कतरी शहजादे के घर नहीं जा सके। ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, और हमने देखा कि पहुंचने का कहा गया कि 2 रुकनी टीम वहां पर पहुंची है और उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो मिले नहीं या क्या सीन हुआ, असल में क्या हुआ वो तो आज फिर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं हुक्मरान जमात की जानिब से मुसलसल ये अब कहा जा रहा है कि मुतनाज़े हो चुकी है JIT और इसके हवाले से जो भी फैसला सामने आएगा वो भी मुतनाज़े होगा। दूसरी जानिब इमरान खान ये तमाम चीजें सुनने के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है आगे? अगर नवाज शरीफ के हक में आ जाता है ये फैसला, और अगर हक में नहीं आता, अगर हक में आ जाता है तो फिर अगले इलेक्शन में तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से कैश करेंगे वो इस पूरी जो सिचुएशन हुई है ये JIT के सामने पेश होने वाली। जी बिल्कुल, एक चीज तो आज मंडे की डेट में ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि JIT को चैलेंज अगर करना होता अदालत में मुस्लिम लीग नून ने, तो वो आज की डेट या कल इतवार तक वो अदालत को रजू कर चुकी होती। तो इसका एक मतलब हुआ कि मुस्लिम लीग नून फैसला सुनना चाहती है और फैसले के बाद वो सूरत हाल देख के उसको कानूनी तौर पे चैलेंज करेगी। और दूसरी बात जो है
कि अगर फैसला खिलाफ आता है, जैसे बार बार एक बड़ा आसान सा तजिया है कि इमरान खान को तो यकीनन एक हद तक फायदा होगा और मुस्लिम लीग नून को नाअहली से नुकसान कितना होगा इस चीज़ का अगले चंद दिन में वाज़े हो जाएगा। जब ये सड़कों पे एक मुहिम चलेगी, कैंपेन चलेगी, तो उससे सियासी टेम्पो का पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है आइंदा इलेक्शन के लिए थोड़ा सा नुकसान उठाने जा रही है और किस पार्टी को फायदा होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल तहरीक से अंदाजा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल तहरीक से अंदाजा होगा। और अभी जो PS 114 की जो इलेक्शन हुआ है, कल जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी का आ जाना, आपको नहीं लगता कि ये आगे आने वाली सियासत के लिए एक ट्रेंड सेट कर रहा है? क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं हो सकता है, शायद PTI मार्का मारे हो सकता है MK से। अगर ये सारा सिनेरियो बनता है और हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, ज्यादा सवालात होते हैं, कतरी शहजादे का मामला आके फंसता है, तो सारे सिनेरियो में PTI के प्रेशर के साथ साथ आपको नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त से पहले भी हो सकते हैं? देखिए, कराची के इलेक्शन का जो आपने एक सूबाई असम्बली की ज़िमनी नशिस्त का हवाला दिया है, तो यकीनन इससे तो किसी भी पार्टी की जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन होती है उससे अंदाजा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताऊं कि PTI माजी के तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार चुकी है, तो फिर तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका बिल्कुल चीज नहीं है। बुनियादी तौर पे जो है कि इमरान खान किस समझदारी से अब अपनी तहरीक को आगे लेके चलते हैं, ये आने वाले दिनों में इससे अंदाजा होगा। सियासी हलकों में इस तरह की बातगश सुनाई दे रही थी कि कराची का ये जो इलेक्शन है ये ट्रेंड सेट करेगा कि जी क्या हो सकता है, कितनी किसकी कैपेबिलिटी है, कितनी किसकी क्रेडिबिलिटी है, ये सामने आ जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे पूछा था। जी अनवर हाशमी, आप हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, G20 में गुड मॉर्निंग। आज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिस तरीके से बात करें हम JIT की, तो JIT के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे कौन कौन सबा? जी हाँ, बिल्कुल। आज स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आज इस्लामाबाद के सीनियर एंकर पर्सन और हमारे ब्यूरो चीफ भी शौकत पराचा साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अनवर हाशमी साहब ने लाहौर से, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं और अक्सर और बेशतर बल्कि ऑन एंड ऑफ हमारे साथ में होते हैं तज्जिया और तबसरे के लिए। तो सबसे पहले शौकत पराचा की जानिब बढ़ेंगे। शौकत पराचा साहब, JIT के हवाले से ओवरऑल डिस्कशन हो रहा है, डेफिनेटली आज JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट को, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे सिनेरियो को? पूरे प्रोसेस का आज कल्मिनेशन हो रहा है। 2 नवंबर को जब ये मामला टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत, तो उसके बाद हम तो इंतजार ही करते रहे। 126 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती रही, सारा दिन हमारी टीमें वो फील्ड में होती थी, सियासतदान A टीम, B टीम, C टीम तक बोलते थे। उसके बाद फिर 2 महीने सुप्रीम कोर्ट ने इंतजार करवाया कि जी वो फैसला कहीं महफूज हो चुका है। उसके बाद फिर JIT 20 अप्रैल को JIT बनाने का हुक्म सादर हुआ, 7 मई को JIT तश्कील पाई। उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज ही चलती रहीं और आज जाकर बड़ी मुश्किल से वो 60 दिन पूरे हुए JIT के, आज रिपोर्ट जमा करा रही है। जितनी कंट्रोवर्सीज मैंने देखी हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इस रिपोर्ट के बाद सामने आ रही हैं। 2 तरह के इशूज हैं जो अभी कोई क्लियर नहीं है। एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि 5 रुकनी बेंच ने ये 3 रुकनी बेंच बनाया था, वो 5 रुकनी बेंच डिसॉल्व हो गया और उसका जो फैसला था वो 2+3 की जो डिवीजन आई थी उसकी इम्प्लीकेशन या उसकी एप्लीकेशन या रेप्लिकेशन आज वाले फैसले पे नहीं होगी। जबकि एक और स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये 3 रुकनी बेंच जो आज फैसला दे रहा है, अगर इसमें एक भी बेंच के मेंबर वजीर आज़म के खिलाफ चले गए तो फिर वो पुराने फैसले को क्लब करके वो 3 हो जाएंगे और 2 अलहदा हो जाएंगे। अब ये मुझे तो इस मसले पे नया फसाद नजर आ रहा है। सही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ये चीज जिस तरीके से आपने बताई। शौकत पराचा, हमारे साथ अनवर हाशमी भी मौजूद हैं लाहौर से। अनवर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अभी डिस्कस कर रहे थे कतरी शहजादे के हवाले से कि कतरी शहजादे से मुलाकात नहीं हो सकी, उनका इंटरव्यू नहीं हो सका, उनसे बातचीत नहीं हो सकी है। अगर वो नहीं उनकी बातचीत या फिर उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया, JIT उसकी पेशी नहीं कर पाई है, तो आप इस रिपोर्ट को क्या समझते हैं कि मुकम्मल होगी? क्योंकि नून लीग तो इसको हथियार बना रही है कि अभी तक ये तो हुआ नहीं, उनसे बयान मुकम्मल हुआ नहीं, लिहाजा हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे जो भी फैसला होगा। देखिए, पराचा साहब के साथ मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूं
कि पहली बात तो ये है कि जो वजीर आजम 1 साल और 3 महीने में ये साबित नहीं कर सका कि ये फ्लैट मेरा है या मेरे बच्चों का है, तो उसकी तो नाअहली वैसे ही साबित होती है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात यह है कि जिस तरह जब पहली सुप्रीम कोर्ट का पहला बेंच बैठा था जेआईटी से पहले, तो एक फाजिल जज ने रिमार्क्स में कहा था कि ये कतरी खत जो है इनके लिए मसला पैदा कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स किए गए इनको समझ आ गई है कि कतरी बयान तो रिकॉर्ड करवा रहा है लेकिन उसके पास वो दस्तावेजात नहीं है। तो मुझे यहाँ भी कुछ न कुछ जो है वो शक पैदा होता है कि ये जो बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ ये भी कहीं ना कहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसका हो सकता है टेक्निकल ये फायदा उठाएं। वरना अगर वो नवाज शरीफ का और शरीफ फैमिली का दोस्त है तो एक पूरी हुकूमत जाने को है, एक वजीर आजम नायल होने को है अगर, तो मैं नहीं समझता कि कतरी शहजादा कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेता। और मैं ये चाहता हूँ कि शौकत पराचा साहब भी इस बात पे थोड़ा सा अपना जो है कमेंट्स करें। ठीक है शौकत पराचा साहब, डेफिनेटली आपने बात सुनी साहब की, उनकी बात पे भी कमेंट किएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि डेफिनेटली नून लीग के हवाले से जो भी केसेस चल रहे हैं, जो भी सिनेरियो है, तो वो डेफिनेटली हम सबके सामने, लेकिन नून लीग भी एक इल्जाम लगाती है इमरान खान साहब के ऊपर और वो ये कहती है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन मातहत अदालत में अपने केस के लिए पेश नहीं होते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से भी आज समाअत है तो वो भी पेश नहीं होते और उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी हम तो 7 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो अपना जो करंट है वही हिसाब नहीं दे पा रहे। हाशमी साहब की बात की तरफ पहले जाऊंगा। जी बिल्कुल। कि इस मुल्क में रवायत भी रही है, मिसाल भी रही है, नज़ीर भी रही है, प्रेसिडेंट है कि जेआईटी जाकर लोगों के घरों में उनका बयान लेती है। सही है। जो कानून हमारे मुल्क में है उसे हम कहते हैं ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ के अंडर एक्यूज कोई भी हो, वो चाहे मुल्क के वजीर आज़म हो या कोई एक आम आदमी हो, तहकीकात का गुंजाइश पैदा होनी चाहिए ताकि उसको हर तरह के डिफेंस का मौका मिले। और यही असूल जो लॉ का, जो कानून इंसाफ का बुनियादी असूल है, ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। जेआईटी चली जाती वहाँ पर, एतमाम हुज्जत ख़त्म हो जाती नवाज लीग की। इसमें ऐसी क्या, हमारे सामने ये मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ को जेआईटी उनके घर पे आके इंटरव्यू करके गई थी जब जेआईटी तहकीकात कर रही थी। ये सामने चक शहजाद है, यहाँ हमारे आज टीवी के ऑफिस से को हार्डली 10 किलोमीटर है वहाँ पर। ये तमाम हुज्जत पूरा हो जाता, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो जाते। जेआईटी नहीं गई, कतरी शहजादे ने कहा कि मैं आपके मुल्क में नहीं आ सकता। क्या बाकी जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आते हैं? तो कतरी शहजादे को अगर वो बहुत बड़ी गवाही दे रहा है और वहां बैठ के खत लिख रहा है तो उसको भी चाहिए था कि वो आ जाता, इधर आके बयान रिकॉर्ड करता। इस्टेब्लिश क्या करना था कि पैसे किस तरह से उसने दिए और वो पैसों से लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो हाशमी साहब की बात दुरुस्त है कि जो इनफैक्ट चेन बननी चाहिए वो चेन अभी तक, मनी ट्रेल जिसको कह रहे हैं कि पैसे की एक चेन है, इस्लाम पाकिस्तान से या जद्दा से या दुबई से या कतर से पैसा लंदन कैसे पहुंचा, ये बुनियादी सवाल जो पहले दिन से खड़ा है वो पहले दिन से। अब इसमें भी वो कहा जा रहा है कि 12 सबूत एक्यूज के सर पे है या 12 सबूत उन इन्वेस्टिगेटर्स के सर पे है, इसलिए ये कोर्ट ने ही डिटरमिन करना है। अब जो आपका क्वेश्चन है इमरान खान के हवाले से, देखिए केस गलत दर्ज किया गया था या सही दर्ज किया गया था, इससे हट के अदालत जब बुलाती है तो अदालत में सबको जाना चाहिए, वो इमरान खान हो या वो मेरे जैसा कोई आम आदमी हो, अदालत में जाए। अदालत, आप इमरान खान खुद खड़े होकर कहते हैं जलसों में कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। भाई सब जानते हैं कि आप टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कानून सबके साथ बराबर का सलूक करते हैं। आप एक दिन चले जाएं, उसी दिन आपकी कोर्ट बेल दे देगी। कोर्ट के सामने पेश होने में भी अगर इतना हीलो हुज्जत से काम लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है? शौकत पराचा, इमरान खान तो ये भी कहा जाता रहा है कि हम जो इल्जामात लगाए गए हैं जिसके बिना पे हमें कोर्ट तलब कर रहा है, हम उसी को मुस्तरद करते हैं, लिहाजा हम कोर्ट में क्यों पेश हों। अच्छा, इस पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी उवैस तौहीद साहब। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। जानना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है और एक अहम फैसला, एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है जेआईटी के हवाले से, जिसे पाकिस्तान का बड़ा मुकदमा करार दिया जा रहा है। जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। क्या सिनेरियो नजर आ रहा है आपको ओवरऑल, और ये भी बताइएगा क्या ऑप्शंस हैं कि क्या हो सकता है आगे रिपोर्ट पेश होने के बाद?
शुक्रिया। शौकत राजा साहब की मैं बात सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो हुज्जत तमाम होती है अगर JIT जो है कतरी शहजादा जो इनकी लाइफ लाइन बताई जा रही है। अब देखिए साद रफीक साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास वाहिद ठोस सबूत कतरी शहजादे का है और उनका जो है बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था। देखिए बात ये कि जो 1.25 साल है उसमें कोई अभी तक कहानी या प्लॉट जो है वो कायम नहीं कर सके नून लीग हुक्मरान जमात। अगर कतरी शहजादे पर बात होती वो तो ये आपने बहुत बाद में उसका खत जमा कराया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और रद्देमल आप देखिए नून लीग के जो सदर हैं रहनुमा हैं उससे हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ फैसला आएगा। अब वो बड़ा फैसला है या छोटा फैसला है। जिस तरह JIT ने 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन की है या 6 दफा पेशी हुसैन नवाज साहब की हुई है, असद नवाज साहब की हुई है, नवाज साहिबा की हुई है, सारे हुक्मरान खानदान के जो अपराध हैं बाद में JIT से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हम पर इल्जाम क्या है। देखिए ना शौकत राजा साहब मासूम है, ना आप मासूम है, ना मैं मासूम हूँ, हम सबको पता है कि इल्जाम क्या है। तो ये बात जो है मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं काफी फ्लॉज है, कहीं ना कहीं जख्म है उसके अंदर। कतरी शहजादे से अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता तो कोई मेरे ख्याल में उसका मजाका नहीं था। जब आपने एजाज मंसूर जो है मेमो गेट के अंदर उसके पे वीडियो लिंक में आपने वीडियो लिंक से रिकॉर्ड कराया, शौकत राजा साहब कह रहे थे कि यहाँ पर सदर फौजी हुक्मरान मुशर्रफ साहब के साथ रिकॉर्ड हुआ तो ये भी हो जाता। लेकिन अब जो मामला है मैं समझता हूँ कि अब ये मामला पूरा सियासी नौयत का है। हुक्मरान जमात ने ये केस जो है सियासी बनाया हुआ है, पिटिशनर सियासी है, खिलाफ जो मुकदमा है वो सियासी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास आज सिफारिशात जाएगी तो उसके मैं समझता हूँ कि उसके मज़मरात सियासी होंगे ना कि कानूनी पेचीदगियाँ वो कहीं पस मंजर में होंगे। और उससे मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर फैसला चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन का हो, चाहे वो उनके बच्चों के खिलाफ हो, चाहे उनकी सफाई में उनके हिमायत में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वावेला मचेगा। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन किया है। और ओवरऑल सारे लोग ये कह रहे हैं कि वावेला तो मचना है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। एक दफा फिर से बढ़ेंगे अनवार हाशमी की जानिब। अनवार हाशमी साहब, ये जो कतरी शहजादे का ओवरऑल मामला है तो इसमें अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, शरीफ फैमिली का उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, या वो खुद राब्ता नहीं करना चाह रहे, या शरीफ फैमिली ही राब्ता नहीं करना चाह रही? वही जो बात की थी शौकत पराचा साहब ने कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स लगती हैं। तो कतर में जो हमारे जो सफीर है अहमद शहजाद साहब वो भी छुट्टियों पे चले गए हैं, तो क्या लग रही है हुकूमत की पॉलिसी कतरी शहजादे के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हम यकीनन जो सवालात बाकी रह गए हैं उनको हम उठाने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर आप देखें कि JIT में जितने भी लोग हैं वो एक सरकारी मुलाजिम हैं, बिल्कुल, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो सिर्फ मनी ट्रेल को मुकम्मल ना हो सके इसकी खातिर वो नहीं जाना चाहते? मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस चीज का जरूर जवाब देगा कि आईन के आर्टिकल फलां के तहत वो शहजादे के घर नहीं जा सकते थे? अदरवाइज तो शरीफ फैमिली के पास एक बहुत बड़ी दलील है कि वहां नहीं गए इसलिए हम इसको तस्लीम नहीं करते। और दूसरी बात शौकत पराचा साहब के कल के प्रोग्राम में भी जो आईनी माहिरीन थे वो तकसीम थे इस आरा पर कि 3 जजेस का बेंच जो है वो 3-0 या 2-1 का डिसीजन देगा, या 2 जो बाकी जज जो फैसला दे चुके हैं वो भी शामिल होंगे। ये 2 सवाल जो है वो आईनी पहलू से जो है इसका जवाब अभी जो है वो बाकी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शौकत पराचा भी मौजूद। राजा साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी से कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि पेशियों के लिए हाजिर होते रहे हैं नून लीग वाले, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फैमिली है शरीफ फैमिली उसके मेंबर्स भी वहां पर मौजूद रहे हैं पेशियों के लिए जब उनको बुलाया गया है। लेकिन इस ओवरऑल सूरत हाल के बाद हम ये भी देखते हैं कि कहीं उनको बू आ गई है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, उन्होंने मुतनाज़ा भी करार दे दिया JIT को, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया जो भी फैसला आएगा वो यकतरफा है। तो क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो अंदर जाके फेस करते रहे हैं? देखिए स्टेक्स आर सो हाई, बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं।
एक हुकूमत के लिए बका का मसला है, सर्वाइवल है, और हुकूमत से बढ़ के पार्टी सरबराह का केस है। तो इसलिए जो आपको पॉलिटिकल स्टॉर्म नज़र आ रहा है वो तो नेचुरल है। ये हो नहीं सकता कि एक पार्टी के सरबराह जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो पार्टी के सदर भी हैं, वो जाएं तहकीकात के लिए और आप और मैं हम समझें कि कोई उनके लिए नारे नहीं लगाएगा। ये सियासत है, ये जमहूरी दौर है और इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं, वो नारे भी मारते हैं। ये मेरे लिए एक नेचुरल है। मुझे जब भी ये लोग पेश होते रहे या दूसरी साइड तकरीरें करती रही है, मुझे ये सब एक पॉलिटिकल नेचुरलिज्म नज़र आया, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अब बुनियादी सवाल अनवर हाशमी साहब ने भी वही बात की कि अब आज का जो बेंच है, क्या ये खुद फैसला करेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड करेगा रिकमेंडेशन JIT के कि जी आप कुछ करें। 20 अप्रैल का जो फैसला था, मौजूद रहिएगा। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ओवरऑल बात हो रही है JIT के हवाले से और पनामा केस के हवाले से। डेफिनेटली कतरी शहजादे को भी बहुत ज्यादा हम डिस्कस करें, हाईलाइटेड है। आप क्या सोचते हैं कि आज जो भी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी उसके बाद क्या रिएक्शंस आने वाले हैं और किस तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट होगा? क्योंकि कतरी शहजादे का बयान तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है और तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग को भी हैं और साथ साथ PTI को भी बहुत हैं और दीगर अपोजिशन जमातों को भी हैं। देखिए, मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2 फैसले कर सकती है। अच्छा। या तो मियां साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये खुद फैसले में लिखा है। जो कंफ्यूजिंग बात है वो ये कि क्या ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा या वापस वो 5 रुकनी बेंच बनेगा। इस पर इतने लॉ एक्सपर्ट हैं, उनको वो कंफ्यूज है, उनका ओपिनियन आप अगर मैच नहीं करता। मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ते हैं को क्या कहता है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो मियां साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा या उनकी ना एली की प्रोसीडिंग। काशिफ अब्बासी साहब, अगर डिस्क्वालीफाई का ऑप्शन आता है तो आपको नहीं लगता कि फिर नून लीग भी सड़कों पर आ जाएगी और एहतजाज की सियासत होगी और फिर दोबारा से एक हंगामा बर्पा होगा और फिर इस तरह से प्री इलेक्शंस भी हो सकते? देखिए, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मियां साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, इससे पहले हमने यूसुफ गिलानी साहब को देखा था, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको कहा गया वो सादिक और अमीन नहीं है, जल्द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सजा दी गई। जब कोर्ट किसी को फारिग करती है उसके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ करते। मॉरल अथॉरिटी नहीं होती है हुकूमतों के पास या पोलिटिकल पार्टी के पास। इलेक्शन हो सकते हैं, ये मुस्लिम लीग ने फैसला करना है कि वो फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहती है या वो अपना फिलहाल 8-10 महीने के लिए एक और वजीर आज़म लाना चाहती है। ये फैसला मुस्लिम लीग ने करना है। मुझे कोई एहतजाज होते नजर नहीं आता है किसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आता? मुझे नजर नहीं आता। प्री इलेक्शन आईनी इदारा है जी, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी तरीके से उनको घर भेज रहा है। बिल्कुल आईनी इदारा है और आईनी तरीके से घर भेजेगा अगर इस तरह का फैसला आ जाता है। तो अनवर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हाशमी, क्या दो ऑप्शन सब डिस्कस कर रहे हैं, आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? क्योंकि मुझे तो इस तरीके से नजर आ रहा है कि नून लीग की हुक्मरान, नून लीग की जमात जो है वो काफी ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी है और काफी ज्यादा ये चांसेस हैं कि उनके खिलाफ फैसला आता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा भारी है? देखिए, जब 2 दिन पहले जितना रिएक्शन नून लीग दे चुकी है उससे तो बिल्कुल वाज़ेह होता है कि उनको इस चीज का इल्म हो गया है कि जो मनी ट्रेल या जो डॉक्यूमेंट कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए चाहिए थे वो पूरे नहीं हो सके। लिहाजा वो एक प्रेशर बिल्ड करके कोई ऐसा टेक्निकल तरीका चाहती है कि जो है इनको कोई महफूज रास्ता मिले। लेकिन जहां तक वो बात है कि इसके बाद क्या ये अपील में जाएंगे, तो अपील में तो तब जाए कि उनके पास कागजात जो है वो पेश करने से रह गए हों और वो आप पेश कर पाएंगे, तो तब अपील का फायदा है। नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा होता है कि वो GIT का अगर जो भी फैसला आता है क्लियर कट, अगर वो नाअहली की तरफ जाता है तो वो बज़ाहिर अब इसके लिए तैयार नजर आते हैं और इस चीज का इम्कान बहुत कम है कि वो फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाएं। वो अवेल करना चाहते हैं बाकी पीरियड ताकि अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर सकें और आवाम की हमदर्दियां ज्यादा से ज्यादा ले सकें और जो भी इंटरम सेटअप है उसके लिए भी वो कुछ न कुछ अपना हिस्सा डाल सकें ले चुके और अपना जो भी उनके मंसूबे हैं पाइपलाइन में है वो कंपाइल कर सकें। शौकत पराचा साहब, वही बात हो रही है ओवरऑल। आज मनी ट्रेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अनवर हाशमी साहब ने कहा कि अब वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि तमाम चीजों को
कंपाइल किया जाए। मनी ट्रेल के हवाले से ये मामला इतना गुप्त क्यों है? क्योंकि जब ये मामला उठा था तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2 दफा खिताब भी किया था, पार्लियामेंट में भी बात की थी, लेकिन तब उन्होंने कतरी शहजादे का जिक्र नहीं किया था। उसके बाद फिर मनी ट्रेल सामने आई, उसके बाद फिर मेफेयर के फ्लैट, फिर दूसरे केसेस और भी सामने आए। तो हुकूमत इस मसले को क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर सकी? हुकूमत इस हवाले से मनी ट्रेल देने में अभी तक नाकाम क्यों नजर आ रही है? देखिए, मनी ट्रेल इसलिए अहम है कि सारा केस ही यही है। केस ये सादा भी बहुत है और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। सादा इसलिए कि भाई आप वो पैसे दिखा दें, हाँ। रिसीट्स या ट्रांसफर्स, हाँ। जिसके जरिए ये आपने फ्लैट्स खरीदे, इसी को मनी ट्रेल कहते हैं। ये सादा इसलिए है कि आपने 4-5 चेक्स या 4-5 जो बैंक रिसीट्स हैं, जो आप स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो दिखा दें, ये मामला हल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान, इसमें जिद्दा, इसमें दुबई, इसमें दोहा, इसमें पनामा, इसमें वर्जिन आइलैंड्स, ये सारे स्टेशन हैं। अब कहाँ कहाँ लिंक्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ लिंक्स नहीं मिल रहे, कोई पता नहीं है। आज से 15 साल पहले, वॉर ऑन टेरर से पहले, मुझे ये बताएं कितना रिवाज था कि आप डॉक्यूमेंटेड तरीके से पैसे भेजते थे और मंगाते थे। आज भी जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदियां दुनिया में लगी हुई हैं मनी ट्रांसफर की, आज भी हुंडी के जरिए पैसा जा रहा है, हवाले के जरिए पैसा जा रहा है। इसलिए बुनियादी सवाल जो, अगर नवाज लीग के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दूसरी साइड भी कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं दे सकी। जिन्होंने इल्जाम लगाया, जो पेटिशनर्स हैं, कि ये देखें जी, ये हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि इन्होंने किकबैक्स लिए, ये सॉलिड एविडेंस है कि इन्होंने पैसा फलां जगह से गलत तरीके से कमाया, एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे सारा प्रेशर है। मैं खुद कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना है विदाउट एनी एविडेंस। क्या इस वजह से डिस्क्वालीफाई करेंगे कि नून लीग अपनी सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ सकी? अगर नून लीग नहीं ला सकी तो दूसरी साइड भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सकी। जो बुनियादी सवाल, एक लम्हे के लिए जरा मुझे टाइम दे दें, जो बुनियादी सवाल ये है, 20 अप्रैल के फैसले में लिखा है कि अगर JIT की रिपोर्ट में ऐसा कोई मवाद आया सामने तो फिर वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन को कंसीडर किया जाएगा। यानी बुनियाद डिस्क्वालिफिकेशन के वर्ड्स की है कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है। बात करेंगे, लेकिन क्योंकि गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त हुआ है हम बात करें पनामा लीक्स के हवाले से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग। आज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं JIT के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में पानामा पेपर्स की JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने से पहले सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। जी हाँ, अपोजिशन रहनुमाओं ने JIT को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि लीगी वुज़रा ने JIT के फैसले में नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने का भी मुतालबा किया है। किस किस ने क्या क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JIT के कयाम पर मिठाइयां खाने वाले JIT पर तनकीद कर रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है जहां करप्शन पर हाथ डालो तो तरक्की रुक जाएगी। उन्होंने लीगी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को JIT और सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। अब जो मैं कल देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा तो उन्होंने अटैक तो किया JIT पे और कह रहे हैं जी कि JIT का फैसला हम मानेंगे नहीं। जो मुझे खौफ आ रहा है कि ये फिर से जो 97 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था डंडों से, ये उस तरफ ही जा रही है बात फिर। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वुज़रा का अंदाज इंतहाई जारहा न रहा। JIT रिपोर्ट से एक रोज पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम को JIT से कोई खतरा नहीं, उनका नाम जिंदा रहेगा, लेकिन मुखालिफिन माजी का हिस्सा और निशाने इबरत बन जाएंगे। कोई खतरा नहीं है, नवाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है, पूरी कार्रवाई दिखाओ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मुकाबले का चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि फोन टेप करने की बातें झूठी हैं। वो JIT के तमाम अरकान को सलाम पेश करते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी है कि आओ मुकाबला करें, उन्होंने कहा मेरे साथ मुकाबला करो, इमरान खान और शेख रशीद मुकाबले के लिए तैयार हैं, जगह का इंतखाब करें।
वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी गरजे बरसे। उनका कहना था कि कुछ माइंड सेट पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं चाहते। पनामा GIT जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो काम नहीं हो रहा। पनामा GIT का रवैया एकतरफा और इंतकामी है। वो गलती करेगी तो एतराज भी सामने आएगा। ये रवैया GIT का ये गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मुंतकिमाना है, ये एकतरफा है और ये एक माइंड सेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुतनाज़ा GIT की रिपोर्ट को अदालत उज़्मा मुतनाज़ा तसव्वुर करे। ऑफशोर कंपनियां रखने वाले तमाम अफराद का भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर आज़म ने खुद समेत अपने खानदान को GIT के सामने पेश करके अच्छी रिवायत कायम की। मुतनाज़ा GIT की रिपोर्ट को भी अदालत उज़्मा मुतनाज़ा ही तसव्वुर करे ताकि अदालत उज़्मा की गैर जानिबदारी और उसके एहतराम पर किसी किस्म का कोई हर्फ ना आए। पनामा पेपर्स पर GIT रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी, जिसके बाद पनामा पेपर्स के पेंडोरा बॉक्स से निकलने वाले दावों और इल्जामात की हकीकत सामने आ जाएगी। हर कोई अपनी सियासी बसीरत के हवाले से बात कर रहा है। हमारे साथ भी मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा भी। शौकत पराचा साहब, हम देख रहे हैं जो फैसला आज होने जा रहा है, या रिपोर्ट पेश करने के बाद ना जाने आज ही फैसला आएगा या क्या डिस्कशन होगा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, आपसे ये जानना चाहेंगे ओवरऑल अब कोर्ट में क्या प्रोसेस है कि आज अगर GIT अपनी रिपोर्ट जैसे पेश कर देगी तो उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, टेक्निकली जरा बताइएगा। आज रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। 60 डेज GIT को मिले थे, 60 डेज में रिपोर्ट सबमिट होनी है, आज होनी है। अगर GIT रिक्वेस्ट करती है कि कुछ काम रह गया है, हमें एक्सटेंशन दें, कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। अगर GIT कहती है कि हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया है तो कोर्ट को रिपोर्ट मिलेगी, वो एक आध पेज तो होगा नहीं, वो बड़ी लेंथी रिपोर्ट होगी। कोर्ट ने ज़ाहिर है उसका जायज़ा लेना है। कोर्ट देखेगी कि जो GIT ने एलिगेशन लगाए हैं या जो रिकमेंडेशन दी हैं, कोर्ट ने ही खुद जायज़ा लेना है कि वो सब्सटेंशियल हैं या नहीं। फिर कोर्ट ने 20 अप्रैल को अपने ऑर्डर में ये कहा था, जो मैं पहले आपसे गुजारिश कर रहा था, कि जो मटेरियल आएगा उसकी बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करेंगे, सोचेंगे, या उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। और इसी किसी भी सूरत में दे हैव द पावर टू समन द प्राइम मिनिस्टर एंड एग्जामिन द प्राइम मिनिस्टर, यानी वज़ीर आज़म को तलब करके फिर उन पर जरा भी हो सकती है। अब 3 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारा फैसला होना है। 1 और क्लॉज 3, 187 क्लॉज 2 और 190 ये है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है तमाम एग्जेक्टिव जुडिशल जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं कि वो तामन करें, वो सिर्फ इस हद तक एप्लीकेबल है। 187 क्लॉज 2 जो दूसरा आर्टिकल आइन का लिखा है वो भी एनफोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से है। असल फैसला होना है आर्टिकल 184 क्लॉज 3 में, और आयरॉनिकली मुल्क के वज़ीर आज़म की सर्वाइवल या उनके जाने का फैसला हो रहा है, उसमें अपील का हक नहीं है। आर्टिकल 184 क्लॉज 3 में जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। इसलिए आज 400-500 पेजेस की रिपोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले पढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है रिपोर्ट मिल गई है हमें, और हम जो है 1 हफ्ते के बाद बताएंगे, 2 हफ्ते के बाद बताएंगे, 4 हफ्ते के बाद बताएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द GIT होगा उसको देखकर फौरन ही को फैसला कर दे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस टेकअप होगा आज, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट खुद कहेगी। वो हम ये भी बता दीजिएगा इसके साथ साथ शहजादे का बयान इसमें शामिल नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको कंप्लीट रिपोर्ट कंसिडर करेगी? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, मसलन ये एक बात है कि हमारा सबसे बड़ा गवाह, उसकी गवाही आपने नहीं ली, वो आपको बुलाता रहा, वहाँ पर आप पहुँच जाते, आप दूसरी जगह पे भी तो जाते हैं, आप दुबई भी गए थे। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ कि व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए नॉमिनेशन की गई, ये 20 अप्रैल का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें GIT कंपोजिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि
all heads of these institutions will nominate their representatives. अगर सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर में ये था जो मैंने पढ़ के बताया आपको कि इंस्टीट्यूशंस के हेड नॉमिनेट करेंगे, तो व्हाट्सएप कॉल वाली स्टोरी में तो अदरवाइज हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई, ये कोर्ट ने खुद डिटरमिन करना है। तस्वीर लीक हुई, बंदा वहां से हटा दिया गया, लेकिन किसने की, क्यों की, किसके कहने पे तस्वीर लीक की, कोई उसका जवाब नहीं है। फिर आपने सुना था कैप्टन सफदर जब बाहर आए थे तो वो कह रहे थे बाहर से कहीं से पर्चियां आती थी, वो JIT वाले मुझसे सवाल पूछते थे, इसका जवाब आया नहीं आया। इन तहफ़्फ़ुज़ात को क्या सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी या नहीं, ये बेंच कंसीडर करेगा या नहीं, ये आज ही मालूम हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप कतरी शहजादे के हवाले से बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली राब्ता तो कायम नहीं किया गया। तो इससे पहले भी अदालत की जानिब से ये कहा ही चुका है कि अगर कतरी खत या कतरी शहजादे खुद नहीं आते तो वो जो खत है फिर वो रद्दी की टोकरी में जाएगा और उसकी वैल्यू सिफर हो जाती है। अनवार हाशमी साहब की जानिब बढ़ूंगी। अनवार हाशमी साहब, ओवरऑल यही डिस्कशन चल रहा है कि जी अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टांस क्या होगा, इंपोर्ट करेगी, एक्सटेंड होंगी चीजें, ये सारा कुछ क्या होगा। इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जब जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जिस दिन उनको बुलाया था JIT ने, जिस दिन वो वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जब वो बाहर आई थी तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जी मैंने तो जाके JIT से उल्टा सवाल कर लिया कि जी हमारी तो ये फैमिली बिजनेस है, इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता। तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को और उस दिन की अहमियत को आप कैसे देख रहे हैं जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में यही कहा जा रहा था कि उनका आज सियासी लॉन्च भी है? देखिए, उनको तो जो उनकी टीम ने सवालात जो है वो याद करवाए थे बेटी और बेटों को, अच्छा। कि आपने मीडिया के सामने क्या कहना है और JIT के सामने क्या कहना है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा केस नहीं है। दोनों फरीकों ने इस इवेंट को, जो इवेंट मैनेजमेंट टीमें हैं, उन्होंने खूबसूरती के साथ इसको 1 साल तक इस इवेंट को मैनेज किया है, मीडिया पे भी और पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी। अब आप देखें कि ना तो फ्लैट सीक्रेट थे, वहाँ बच्चे रहते हैं, नवाज शरीफ वहीं जाते थे, वहीं पे मीडिया टॉक किया करते थे। उसके अलावा वो बच्चों के नाम फ्लैट हैं, नवाज शरीफ के नाम नहीं है। बुनियादी सवाल ये था कि अगर वो बच्चों के नाम हैं, नवाज शरीफ के नाम नहीं है, तो क्या बच्चे डिपेंडेंट थे? अगर डिपेंडेंट थे तो फिर बतौर MNA नवाज शरीफ के इलेक्शन कमीशन के कागजात में वो एसेट जाहिर करने जरूरी नहीं थे। तो बात इतनी सी थी। अब इसको बहुत बड़ा एक इवेंट बनाया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस नुक्ते पे नवाज शरीफ को नायल करार दिया जाएगा, जबकि ये फ्लैट जो है उसके बच्चों के हैं। तो उसके लिए बहुत जी अनवार हाशमी साहब, डेफिनेटली इस केस के हवाले से जो कि इतना बड़ा केस नहीं था, हैंडल भी तरीके से नहीं हुआ, इसी हवाले से जो बैरिस्टर जफर साहब है उन्होंने कहा जी इस तरह की खबर तो 2012 में भी द न्यूज में या द गार्जियन में पब्लिश की गई थी, लेकिन उसका किसी ने नोटिस नहीं किया। तो 2013 के इलेक्शंस जब वो हार गए इमरान खान साहब, तो उसके बाद जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसको हाईलाइट किया। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वही बात है ना कि अब आप आगे का भी तो सोचे ना कि आप फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ नया लोग है, तो क्या उनका जो वोट बैंक है, क्या एक फ्लैट को कागजों में इंदराज ना करने पर उनका वोट बैंक उन्हें बहुत बड़ा करप्ट लीडर शुमार करेगा? वो ड्राइविंड जाके बैठ जाएंगे, या तो वो जलावतन हो जाएं या वो जेल में चले जाएं, तो वोट बैंक असरअंदाज होगा। वो रायविंड में बैठ जाएंगे, उन्हीं के टिकट कबूल किए जाएंगे, जिसको वो टिकट देंगे, जो पार्टी को वो लाइन देंगे वही होगी, और नवाज शरीफ ही वजीर आजम या सरफेडर होंगे। तो पॉलिटिकली फिर भी इतना बड़ा डैमेज जो है वो नून लीग को नहीं होने जा रहा अगर वो सिंपल जो है वो नायल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस तनाजुर में देखा जाए कि PTI क्या गेन करना चाहती है। सही है अनवार हाशमी, आपने कहा कि इतना बड़ा नहीं होने जा रहा नून लीग के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले भी 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाई है नून लीग, तो इस दफा भी अगर नाअहल करार दे दिए जाते हैं तो इस दफा भी वही सिलसिला होगा कि 5 साल वो मुकम्मल नहीं कर पाएगी। हमारे साथ शौकत पराचा साहब भी मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा नून लीग के हवाले से बात की गई, जिस तरीके से सबा ने भी कहा कि 2013 में नून लीग को टारगेट कर लिया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, खासतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने उसके ऊपर पानामा पे खासतौर पर नून लीग को निशाना बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी लोगों का नाम है पानामा पेपर्स में। अगर आज की हुक्मरान जमात को छोड़कर कल का सोचा जाता है, अगर कल हम देखते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेती है, अगर तो क्या एक दफा उसको टारगेट बनाया जाएगा और अवाम जो है इसी तरीके से पानामा पेपर्स को ही देखती रहेगी, अपने मसाइल भूल जाएगी? क्या हमें इस तरफ नहीं सोचना चाहिए?
देखिए ना, सारा मसला ही यही है कि ऑफशोर कंपनियां, पनामा क्या है, ऑफशोर कंपनियां, इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान से पैसा बाहर गया, वो लीगल गया या इलीगल गया, लेकिन पाकिस्तान का पैसा है वो फिर ऑफशोर कंपनियां तो सब की हैं। उसमें कोई जज साहब का भी नाम है, उसमें जनरल भी हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, खुद तहरीक इंसाफ वाले बड़े लीडरों की भी बाहर ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। मसला ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप बात कर रही हैं, अगर ये सारा पैसा जो बाहर जाके इन्वेस्ट हुआ वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता, वो कोई इंडस्ट्री लग जाती, वो कोई कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट हो जाता, तो 4 नौकरियां यहाँ जनरेट हो जाती, कुछ पाकिस्तान के अंदर रिसाइकलिंग ऑफ मनी की वजह से थोड़ी बहुत खुशहाली आ जाती। लेकिन ये सारा उस दौर में हुआ। आपको मालूम है जब शौकत अजीज़ बहुत बड़े माहिर मुआशियात इधर आए थे पाकिस्तान में वायसराय बन के, उन्होंने कहा था कि आप जितना पैसा मर्जी चाहे ले जाएं बाहर, जितना पैसा मर्जी आप प्रॉफिट जो है ले जाएं। ये सारा उस दौर की कारस्तानियाँ हैं जो हम आज सफ़र कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और उसकी इम्प्लीकेशंस हमारे गले में आई हुई हैं। ये अनवार हाशमी साहब सही कह रहे हैं कि अगर महज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हट जाते हैं तो क्या उनका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या सवाल ये है कि वो हट के सिर्फ रायवेंड बैठ जाएंगे या उनके खिलाफ कोई और एक्शन भी होंगे। अगर तो कोई प्लॉट है, कोई प्लान है जिसमें ये सारी चीज़ें फिट इन हो रही हैं, तो वो फिर मियाँ साहब को इस तरह नहीं बैठने दिया जाएगा। ये हमारे माजी की तारीख़ का, हमारी तारीख़ का ये सारा हिस्सा है, माजी का हिस्सा है। मुझे नहीं पता अब मुस्तकबिल में क्या होना है, लेकिन माजी में 90s में फॉर एग्जांपल जो हुकूमतें निकाली गई, कोशिश की गई तो वो हुकूमत दोबारा इलेक्शन जीत कर दोबारा वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार न आए। अलबत्ता ये ग्राउंड जो बनी है इस बार वज़ीर आज़म के खिलाफ, जिस पर नवाज लीग बार बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और भरपूर तरीके से इज़हार कर रही है, क्या वो पब्लिक सिंपैथी गेन कर चुके हैं या नहीं, असल गेज होता है इन सारी चीज़ों का इलेक्शन का वक्त। अब कल गिलगित से लेके कराची तक पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें निकाली हैं। क्या पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है? रिवाइव कर रही है, यही मैंने अनवार हाशमी साहब से पूछा। पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है, कितनी क्रेडिबिलिटी है इसकी? अच्छा अनवार हाशमी साहब, डेफिनेटली हमने कोर्ट के हवाले से बात की, कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस की, कतरी शहजादे के हवाले से बात की। अब कुछ बात करते हैं नून लीग के सियासी रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। हमने देखा कि जैसे जैसे पनामा केस चलता रहा उसके साथ साथ पावर प्लांट के मंसूबे भी चलते रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा कूल, काम और सेटल सामने आई। जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा पेश हो रही थी उस दिन वो ताजिकिस्तान जा रहे थे, बहुत ज्यादा तमाम चीजें सेटल रही। तो एक तरफ जहां पर पनामा लीक्स की जानिब से उनके ऊपर प्रेशर है या उनको सवालों के जवाब देने हैं, वहीं हुकूमत अपना काम भी कर रही है। तो आपको इससे क्या, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या जाहिर होता है कि वो लोग अपने तौर पर ये समझ के बैठे हैं कि नहीं बहुत ईजिली हम इस केस से निकल जाएंगे? और जैसा कि उनकी कैंपेन में भी कहा जाता है, जैसा कि कल साद रफीक साहब ने भी कहा कि जी 2018 में भी हम ही आने वाले हैं और इमरान खान साहब अपने केसेस संभालें, अपने आप को देखें। देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है इसके अलावा और पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक हवाले से तो इमरान खान जो है वो कामयाब हो गए हैं। इमरान खान उनके पूरे खानदान को अदालतों तक ले आए हैं और ये कहते थे कि इमरान खान आप सोचें ही नहीं कि ऐसा होगा। अब जब मरियम भी पेश हो गई, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी वो चीज़ थी कि किसी तरीके से मरियम नवाज पेश ना हो, और आखिरी दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी करना पड़ा कि मरियम को सवालात भेज दिया जाए। तो ये जो इनको शिकस्त हुई है कि इन्होंने वाकई तलाशी तो दी है, जेब से निकले या ना निकले, इमरान खान तलाशी लेने में कामयाब हो गए हैं। और उसके बाद जो साद रफीक वगैरह का रिएक्शन आया है वो एक फितरी रिएक्शन था, और ये रिएक्शन सिर्फ इमरान खान के खिलाफ था। और वो जल्दी से एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, से बताइएगा, ये पनामा का पूरा चल रहा है मसला, आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर को तख्ते लाहौर को कहा जाता है शहबाज शरीफ की जानिब से, ये तो है ही हमारा, तो आपने क्या इनके वोट बैंक पे असर पड़ते देखा है? लोगों में, आम आवाम में कोई डिफरेंस देखा है उनके ख्यालात में अब नून लीग के हवाले से? देखिए मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पे बताना चाहता हूँ, और यकीनन कोई ना कोई तो तजिया मुझे देना होगा। लाहौर में अभी तक इस तरह का कोई रिएक्शन नून लीग के खिलाफ सामने नहीं आया।
कोई ऐसे घरों में बैठे हुए संजीदा हल्के शायद इनके खिलाफ हों जो सोच रहे हों कि ये रहनुमा ठीक नहीं है, जो अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, और वो भी अंदरूनी खाना कोई संजीदा हल्के होंगे। अदरवाइज जो वाजे ज़ाहरी वोट बैंक है उनका कोई रिएक्शन अभी तक नून लीग के खिलाफ सामने नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवार हाशमी साहब भी अपनी डिस्कशन से हमें आगाह कर रहे थे अपने तजिए से। शौकत पराचा की जानिब बढ़ेंगे। शौकत पराचा, ओवरऑल आज हमने GIT को डिस्कस किया है, तो कंक्लूजन या बॉटम लाइन दे दीजिए आज की। बॉटम लाइन तो पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ है, एक कानूनी तरीके से मामला आगे बढ़ा है। अदालत ने पहले खुद समाअत की, फिर JIT बनाई ताकि तहकीकाती अमल पूरा हो जाए, और अब इसी 20 अप्रैल के ऑर्डर में अगर वो रेफरेंस भेजते हैं जैसे लिखा हुआ है कि अदालत ये देखेगी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल सबमिटेड बिफोर इट, रेफरेंस भेजते हैं, तो सवाल मेरा रात को मेरे अपने शो में रूबरू में जिसका इशारा अनवार हाशमी साहब कर रहे थे, रेफरेंस किसको भेजा जाएगा? क्या वो रेफरेंस FIA को जाएगा या नैब को जाएगा? और अगर इधर ही जाना था तो पहले ही भेज देते नैब को या FIA को, जहां अब भेजा जाएगा। इसलिए घूम फिर के हमने डिपेंड करना है अपने ही तहकीकाती इदारों पे, और उन तहकीकाती इदारों के हवाले से क्या कहा जाता है यहाँ पर जलसों में, तकरीरों में, बड़े बड़े प्रोनाउंसमेंट्स में आपको मालूम है। ठीक, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था अनवार हाशमी साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपना अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। JIT में आज JIT रिपोर्ट पेश करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में आज, और इस दिन का काफी इंतजार था क्योंकि इतनी डिटेल्ड तहकीकात कभी हुक्मरान जमात के खिलाफ नहीं हुई है हिस्ट्री में जितनी के अब होने जा रही है, और आज उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारी तरह हर पाकिस्तानी को इंतजार है कि इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। तो गुड मॉर्निंग, आज का पूरा शो हमने JIT के ऊपर डिस्कस किया। डेफिनेटली कल एक और मजे का शो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमें अपने फेसबुक पेज पे, हमारी सोशल साइट पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं हमारे आज के शो के बारे में, और तारे जमीन के लिए जिसको आना है वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।